हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलॉम का नियम। ठीक है, तो कूलॉम के नियम में हम पढ़ते क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो आइए शुरू करते हैं कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम इसको चित्र के रूप में समझें तो मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी जो है उसको हमने R मान लिया है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होता है। आकर्षण होगा जब दोनों आवेशों की प्रकृति असमान होगी। ठीक है, जब दोनों आवेश असमान प्रकृति के होंगे। और प्रतिकर्षण तब होगा जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे। ठीक है, तो अगर हम कूलॉम के नियम को समीकरणों के रूप में लिखें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मतलब व्युत्क्रमानुपाती, तो F व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग के। ये होगा समीकरण नंबर 2। अगर हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मिलाएं तो हमको मिलता है F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के और अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के। ठीक है, जब भी हम व्युत्क्रमानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हम एक नियतांक लगाते हैं। तो इस सूत्र में नियतांक क्या है, 1/4πε0। ठीक है, तो F बराबर है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, अगर हम 1/4πε0 जो कि यहाँ पर नियतांक है इसके आंकिक मान की बात करें तो आंकिक मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। आप इसकी यूनिट को जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉर्मूले F क्या है, F है आपका लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, Q1 और Q2 क्या है, Q1 और Q2 है बिंदु आवेश। R क्या है, बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी। बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी। अब जो यहाँ पर नई टर्म आपकी आई है वो है एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं, जो E है और 0 है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। जब हमारे दोनों आवेश निर्वात में रखे हो अथवा वायु में रखे हो तब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर एप्सिलॉन नॉट के आंकिक मान की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप एप्सिलॉन नॉट और 1/4πε0 के यूनिट की बात करें तो इन दोनों की यूनिट आपस में व्युत्क्रम है। इधर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है, उधर कूलम स्क्वायर ऊपर आ गया है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर दोनों बिंदु आवेशों को हम किसी माध्यम में रख दें, ठीक है, यदि दोनों बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखे हों, जब में रखे हों। अब जब ये वाला फॉर्मूला हमारा तब लगता है जब दोनों बिंदु आवेश निर्वात में अथवा वायु में रखे हों। लेकिन जब हमारे बिंदु आवेश किसी माध्यम में हम रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है,
यहाँ पर के क्या है? के है माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा, प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो वो के माध्यम के परावैद्युतांक की वैल्यू आपको देगा। ठीक है, अब हम इसी एक फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के को हमने इकट्ठा लिख दिया है एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन। ठीक है, कुछ लोग इसको एप्सिलॉन एम लिख देते हैं, एप्सिलॉन लिख दो, एप्सिलॉन एम लिख देते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसको एप्सिलॉन आर लिख देते हैं। ठीक है, तीनों एक ही बातें हैं। ठीक है, अब एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को आपस में कंपेयर करें तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और एप्सिलॉन को हम बोलते क्या है? एप्सिलॉन को बोलते हैं हम निरपेक्ष वैद्युतशीलता। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि जल का परावैद्युतांक जल का परावैद्युतांक 81 है, तो जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात करो। तो जल की निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट के। एप के क्या होता है? परावैद्युतांक, और जल का परावैद्युतांक हमको प्रश्न में पहले से ही दे रखा है, वो है 81। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट इंटू 81। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पहले से ही आंकिक मान हमको पता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 गुणा 81। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको इधर क्या याद करना है? सबसे पहले तो हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद करनी है, 8.85 गुणा 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट की हमको यूनिट याद करनी है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको यहाँ पर एक बात जो नोट में लिखनी है, नोट में वो ये है कि किसी धातु के लिए जो परावैद्युतांक की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है, वो होती है इन्फिनाइट। ठीक है, ये आपका नोट है। अर्थात अगर हम दो बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में रख देते हैं, और माध्यम है आपका धातु, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ऐसे धातु हैं, तो उनके बीच जो फोर्स होता है, बल होता है, वो जीरो हो जाता है। अभी इसकी पुष्टि भी करते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्स जब होगा तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि कोई ना कोई माध्यम है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम के को इन्फिनाइट के बराबर रखेंगे, अर्थात जब हम दोनों बिंदु आवेशों को धातु में रखेंगे तो के की वैल्यू इन्फिनाइट होगी, और के की वैल्यू अब हम इन्फिनाइट इस सूत्र में रखेंगे तो 1/इन्फिनाइट वो होता है 0। तो एफ बराबर होगा 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, 1/इन्फिनाइट क्या होता है? 0। ठीक है, यहाँ पर जब हम इन्फिनाइट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या निकल आएगा? 0। अब हम एक बार ये देख ले रहे हैं कि बिंदु आवेश कहते किस चीज़ को हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों को हम बिंदु आवेश कह सकते हैं।
मान लीजिए कि ये एक कैप है और एक पेन है, ठीक है। जब हमने इन दोनों को पास पास रख रखा है तो इनका जो आकार है वो इनकी दूरी से के बराबर है, ठीक है। या अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो इनके आकार से ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन अब जब हम मान लीजिए इस कैप को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं और इस पेन को हम रख देंगे 500 मीटर दूर, तो इनके बीच की दूरी जो कि 500 मीटर है वो इनके आकार से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो अब इस स्थिति में जब हम 500 मीटर दूर रख रहे हैं तब हम पेन और कैप को बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं, ठीक है। एक और उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए पृथ्वी और चंद्रमा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो उनके आकार से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग उनके आकार के बराबर ही है। तो हम पृथ्वी और चंद्रमा को बिंदु आवेश की तरह नहीं मान सकते। लेकिन अगर हम पृथ्वी और शनि ग्रह की बात करें तो इनके बीच की दूरी इनके आकार से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है। तो अगर हम एक चार्ज पृथ्वी को मान लें और दूसरा चार्ज शनि ग्रह को मान लें तो हम इन दोनों को बिंदु आवेश की तरह मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी r जो है वो इनके आकार से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है। तो हम किसी भी चीज़ को बिंदु आवेश बोल सकते हैं, किसी भी आवेश को बिंदु आवेश बोल सकते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी उनके आकार से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का बल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी है r। अगर हम इस परिस्थिति की बात करें तो F क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। लेकिन जब हम इसकी दूरी को आधा कर देते हैं, मतलब बीच की दूरी को r/2 कर देते हैं, आधा कर दिया, तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, बल कितना हो जाएगा, तो F हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस स्थिति में इनके बीच की दूरी क्या है, r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनके बीच का जो बल होगा वो होगा 1/4πε0, 2 का स्क्वायर 4, और 4 इधर हर में है तो ऊपर जाके अंश में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 Q1 Q2 अपॉन r²। अगर हम इसको सही ढंग से लिखें तो F बराबर 4 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², ठीक है। अगर हम इसको प्रारंभिक स्थिति मान लें, इसको मैं प्रारंभ तो P से लिख देता हूँ, और इसको अब अंतिम स्थिति मान लें तो A लिख देता हूँ, FA। तो FA की वैल्यू जो अंतिम है वो है 4। अगर हम इस वैल्यू पर अगर नज़र रख डालें, गौर करें, तो ये वैल्यू प्रारंभिक के बराबर ही है, तो है 4P, मतलब प्रारंभिक। अर्थात जब हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो हमारा जो बल है वो प्रारंभिक से 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बल 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बल 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इस वजह से हम Q1 Q2 को उनके चिन्ह के हिसाब से नहीं रखते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई बिंदु आवेश है 3 कूलम और दूसरा बिंदु आवेश है -2 कूलम, अगर हमने इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना है तो हम जो Q1 Q2 है, इधर फॉर्मूले में जो Q1 Q2 है उनको 3 और -2 नहीं रखेंगे, 3 और 2 ही रखेंगे, ठीक है। हम 3 और -2 नहीं रखेंगे, 3 और 2 ही रखेंगे, ठीक है। मतलब फोर्स जो कि एक सदिश राशि है, बल
आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा कि बल एक सदिश राशि है। इस वजह से जब हम इसके फॉर्मूले में Q1 Q2 की वैल्यू रखते हैं तो उनको चिन्ह के साथ नहीं रखते हैं, उनके सिर्फ आंकिक मान को रखते हैं, चिन्ह को नहीं रखते हैं। ठीक है, अब हम बल और बीच की दूरी के बीच के ग्राफ को देख लेते हैं। अगर हम बल और बीच के दूरी के ग्राफ की बात करें तो अगर हम y अक्ष में बल को रखें और x अक्ष में दूरी को रखें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आता है। ठीक है, क्योंकि f व्युत्क्रमानुपाती होता है r² की। ठीक है, तो आपको अगर व्युत्क्रमानुपाती r² आज आगे कहीं भी अगर आपको फिजिक्स में 1/r² दिख जाता है तो आपको ग्राफ ऐसा बनाना है। इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम। व्युत्क्रम वर्ग नियम आपने कक्षा 11वीं में भी देखा होगा। दो वस्तुओं के बीच, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल होता है वो होता है F बराबर G m1m2/r²। ठीक है, आप अगर इस फॉर्मूले को देखो और दो चार्जों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले फॉर्मूले को अगर आप देखें तो इन दोनों के बीच में आपको एक समानता दिखाई देगी, वो है 1/r² की। ठीक है, तो अगर हम F गुरुत्वाकर्षण और F कूलोम्बियन जो ये बल होता है इसको बोलते हैं कूलोम्बियन बल। ठीक है, तो अगर आप गुरुत्वाकर्षण बल और कूलोम्बियन बल में आप संबंध निकालें तो इनका संबंध है कि ये दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो F कूलोम्बियन बहुत बड़ा होता है F ग्रेविटेशनल से, गुरुत्वाकर्षण बल से कूलोम्बियन बल कहीं गुना ज़्यादा अधिक बड़ा होता है। तो अब तक हमने बात करी थी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बारे में। लेकिन अगर आवेशों की संख्या 2 से अधिक हो जाए, 3, 4, 5, तब हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ज्ञात किया जाता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ये तो होगी एक लाइन, ये हो गया एक परिभाषा। अगर हम दूसरी परिभाषा पर दृष्टि डालें तो वो क्या है? किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल आसपास उपस्थित सभी आवेशों के बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि कोई आवेश है Q0। ठीक है, इसके आसपास आवेश है Q1, Q2, Q3 और ऐसे करके n आवेश हैं, तो इसको मैंने दे दिया Qn। ठीक है, ये परस्पर R1, R2, R3 और Rn दूरी पर रखे हुए हैं Q0 से। ठीक है, तो Q0 पर जो कुल आवेश होगा, कुल बल होगा, जो Q0 पर कुल बल होगा वो उपस्थित सभी आवेशों के बल के सदिश योग के बराबर होगा। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 से लेकर के Fn का सदिश योग। ठीक है, ऊपर मैंने 3 सीरीज लगे क्योंकि ये सभी सदिश को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे अगर हम एक उदाहरण के लिए तो F1 क्या होगा? यहाँ पर जो आपकी F1 की वैल्यू होगी तो F1 की वैल्यू होगी Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1
Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमारी Q2 का होगा, Q2 की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 Q0 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम सभी बलों का सदिश योग कर देंगे। ये तो बात हुई दूसरी परिभाषा की। अगर हम पहली परिभाषा की बात करें जो कि आपकी मुख्य परिभाषा है, तो इसके अनुसार मान लीजिए कि हमारे पास 3 आवेश हैं, Q1 Q2 और Q3। इन दोनों के बीच की दूरी है R1 और इन दोनों के बीच की दूरी है R2। ठीक है, अगर हम Q1 पर कुल बल की बात करें तो F टोटल किस पर, Q1 पर, तो F Q1 पर टोटल वो होगा F1 प्लस F2। F1 किसकी वजह से है, Q2 की वजह से, और F2 किसकी वजह से है, Q3 की वजह से। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ इन दोनों के बीच के बल की बात करें, सिर्फ इन दोनों के बीच के बल की बात करें, तो वो होगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। अब हम इनके बीच चाहे कितने भी आवेश रखते हैं, इसके Q1 के आसपास हम चाहे कितने भी आवेश रखते हैं, मान लीजिए हम Q4 भी रख देते हैं, Q5 भी रख देते हैं, तो Q4 और Q5 से अंतर क्या पड़ेगा, Q4 और Q5 से अंतर पड़ेगा कि Q1 पे जो टोटल बल है, कुल बल है, उसके मान में तो परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि इधर फिर आपका F4 F3 प्लस F5 ये सब जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम सिर्फ इन दोनों के बीच की बल की बात करते हैं तो वो आसपास के आवेशों से अप्रभावित रहता है। ठीक है, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो अब अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा है L के तीनों किनारों पर समान आवेश प्लस Q कूलॉम रखा गया है। ठीक है, तो किसी भी एक आवेश पर हमको पता करना है कि कुल कितना बल लग रहा होगा अन्य दो आवेशों के कारण। ठीक है, तो मान लीजिए हमको इस आवेश पर, जिस पर मैं डॉट कर दे रहा हूँ, इस आवेश पर हमको कुल बल निकालना है। तो इस पे लगाने वाले आवेश कौन से, आवेश नंबर 1 और आवेश नंबर 2। आवेश नंबर 1 की वजह से हमने मान लिया कि फोर्स लग रहा है F1, तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q, क्योंकि दोनों आवेश समान प्रकृति और समान मैग्नीट्यूड के हैं, आंक एक मान दोनों का समान है, तो 1/4πε0 Q अपॉन बीच की दूरी L स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार आवेश नंबर 2 के कारण लगने वाला बल हो जाएगा F2 1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर। अगर इन दोनों फोर्सों की वैल्यू पर ध्यान दें तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं F1 बराबर F2 बराबर X। ठीक है, तो अगर हम इसको एक चित्र के द्वारा समझें तो मान लीजिए यह है Q जिस पर हमको बलों की गणना करनी है। पहले आवेश के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा होगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा और वो इसको दूर धकेल रहा होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो Q2 मतलब Q आवेश है दूसरा वाला, वो भी इसको अपने से प्रतिकर्षित कर रहा होगा। तो इसकी चिन्ह कुछ इस प्रकार होगा, ये है फोर्स 1 और ये है फोर्स 2। इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का मान 60 डिग्री होता है। अगर हम कक्षा 11वीं का एक फॉर्मूला याद करें तो उसमें जो हमारा परिणामी सदिश होता था उसकी वैल्यू निकलती थी
अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें जो थीटा होता था वो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता था। तो अब इसमें इस सूत्र में अगर हम इन दोनों फोर्सों का मान रख दें, क्योंकि हमने इन दोनों फोर्सों को x माना है, तो अब इनका मान रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस 60। तो हमारा परिणामी सदिश आ जाएगा, वो आ जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कट गया, तो परिणामी सदिश जो आया वो आया हमारा x√3। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी 1/4πε0 QQ/L²। तो अब जो हमारा f टोटल आया है वो आया है √3 टाइम्स 1/4πε0 QQ/L²। इसको हम Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो f टोटल बराबर √3 1/4πε0 Q²/L²। ठीक है, अब अगर हम परिणामी सदिश की दिशा की बात करें, तो मान लीजिए ये हमारा वो आवेश है जिस पर हमको बल की गणना करनी थी। ये रहा फोर्स 1, ये रहा फोर्स 2, इसके बीच का एंगल था 60। इधर से जब परिणामी सदिश निकला है उसकी वैल्यू है √3x। ठीक है, अगर ये दोनों फोर्स x और x हैं तो। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर दोनों बलों का मान बराबर है तो इनके बीच में से निकलने वाला परिणामी इन दोनों को 30-30 अंश के कोण पर विभाजित करेगा। ठीक है, अगर ये तभी होगा जब इन दोनों बलों का मान बराबर होगा। अगर मान लीजिए एक कोई बल है F1 और एक कोई बल है F2। ठीक है, अगर F2 बड़ा हुआ F2 इज़ ग्रेटर देन F1, मतलब F2 आपका बड़ा है F1 से। ठीक है, तो परिणामी उसकी तरफ झुक जाएगा। और अगर आपका F2 बड़ा है और अगर आपका F2 बड़ा है, अगर आपका F1 बड़ा है तो आपका जो परिणामी है वो थोड़ा सा F1 की तरफ झुक जाएगा। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं F1 F2, अगर F1 बराबर F2 है तो आपका परिणामी बिल्कुल बीचों बीच में से निकलेगा। ठीक है, और परिणामी सदिश निकालने का जो सूत्र है वो है R बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ थीटा। अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लीजिए एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर प्लस Q चार्ज रखा है। ठीक है, तो किसी भी एक आवेश पर कुल बल की गणना करनी है। तो मान लीजिए हम इस आवेश पर, जिस पर मैं डॉट कर दे रहा हूँ, इस आवेश पर हम कुल बल की गणना करेंगे। देख, तो मान लीजिए पहला आवेश ये है, दूसरा ये बोल देते हैं, तीसरा हम ये बोल देते हैं। तो अगर इसके बीच की इसकी जो भुजा है, वर्ग की भुजा, वो है L, तो पहले आवेश के कारण लगने वाला जो बल होगा F1, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4πε0 QQ/L²। उसी प्रकार F3 की वजह से, जो कि ये है, इसकी वजह से जो बल होगा वो होगा 1/4πε0 QQ/L²।
लेकिन जो आवेश इसके विकर्ण पर उपस्थित है उसकी जो बीच की दूरी है वो होगी L√2। ये हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल सकते हैं। ये हो गया 90 डिग्री, तो ये आएगा कर्ण, ये होगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इससे निकाल लेंगे तो मान आता है L√2। तो F2 जो हो जाएगा 1/4πε0 QQ अपॉन L√2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो जाएगा 1/4πε0 QQ अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसमें भी अगर ध्यान दें तो F1 F3 ये दोनों तो बराबर हैं। ठीक है, और अगर हम F2 की भी बात करें तो ये आधा है F1 और F3 के। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो F1 और F3 की आती है। तो अगर हम 1/4πε0 QQ अपॉन L स्क्वायर को x बोलते हैं तो हमारा F1 बराबर F3 हो जाएगा x के बराबर, और F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x/2। ठीक है, x हम इस वजह से मानते हैं क्योंकि जब हम फॉर्मूले में परिणामी सदिश वाले फॉर्मूले में पूरा सूत्र रखते हैं तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हम x को सब्स्टिट्यूट करके रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा सरल होता है लगाने में। ठीक है, तो अब फिर से हम चित्र की बात करें तो ये था वो आवेश जिस पर हमको कुल बल की गणना करनी है। पहले आवेश की वजह से, इस आवेश की वजह से जो बल आएगा वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा और इससे दूर होगा। ठीक है, तो ये हो गया F1। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जो F3 होगा वो भी इसको प्रतिकर्षित करेगा और इसकी डायरेक्शन भी नीचे की ओर होगी। तो ये हो गया F3। और अगर हम F2 की बात करें तो वो आएगा इधर F2। ये दोनों F1 और F3 आपस में 90 डिग्री पर होंगे, और F2 क्योंकि विकर्ण में है और आप जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण 45 डिग्री पर झुका हुआ होता है, तो इनके बीच का कोण 45 डिग्री होगा F2 से। ठीक है, अब हम अगर परिणामी सदिश की बात करें तो अगर हम F1 और F3 की बात करें तो ये दोनों मान में बराबर हैं। ये हमने देखा भी हुआ है कि इन दोनों का मान बराबर है जिसको हमने x मान लिया है। ठीक है, तो अगर हम एक नया चित्र बनाएं तो इधर आएगा F1, इधर आएगा F3। इन दोनों की वैल्यू बराबर है x और x। ठीक है, तो इन अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो इनका जो परिणामी होगा वो इनके बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगा जो कि 45 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो इनका जो परिणामी होगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 1 और 3, एक और तीन, सिर्फ 1 और 3 का भी, 2 का मैंने बात नहीं करी है, सिर्फ 1 और 3 से जो परिणामी सदिश निकलेगा उसकी वैल्यू होगी x² + x² + 2xx cos 90। तो ये हो गया cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। अब जो परिणामी सदिश है वो हो जाएगा √2x²। इसको हम लिख सकते हैं x√2। ठीक है, अब F1 और F3 जो हैं इन दोनों का जो परिणाम है वो है समान x और x, तो इनके बीच में जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा x√2 वो F2 की डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, क्योंकि F2 जो है वो 45 अंश पर है और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी 45 अंश पर निकलेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू की R13 होगा x√2 के बराबर, जो कि F2 की डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि अब F2 तो अब जो इन दोनों का जो परिणामी सदिश है R13 और F2 का, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो जो हमारा F टोटल होगा, ठीक है, तो जो F टोटल होगा वो होगा R13 +
F2 के बराबर, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 है, तो ये ज्यों के त्यों उतर जाएंगे। तो x√2 प्लस x/2, इसमें से अगर x कॉमन लें तो हो जाएगा x√2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 1/4πε0 QQ/x²। अब हम बात कर रहे हैं परिणामी सदिश के ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। अगर हम केस नंबर 1 की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास दो फोर्स हैं F और F। अगर इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो इनका जो परिणामी सदिश होगा F नेट, वो इनके ठीक बीच से होकर के निकलेगा, अर्थात 45 अंश के कोण से निकलेगा। तो F नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी F√2। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों समान परिणाम के होने चाहिए, मतलब दोनों F होने चाहिए। तो जो इनका F नेट होगा वो निकलेगा F√2। ठीक है, अब हम दूसरे केस की बात करने वाले हैं। दूसरे केस में अगर मान लीजिए दोनों जो बल हैं वो परस्पर 120 अंश पर हैं, ठीक है, तो इनका जो F नेट होगा वो F के बराबर ही होगा। इसमें भी ध्यान देने वाली बात ये है कि दोनों फोर्स जो है वो समान होनी चाहिए, F और F, ठीक है। और इनका जो परिणामी सदिश है उसकी अगर दिशा की बात करें तो वो 60 अंश पर निकलेगा दोनों के बीचों बीच से, ठीक है। अब हम बात करते हैं 60 अंश के कोण के बारे में। तो मान लीजिए हमारे पास दो बल हैं F और F, ठीक है। F और F, इनके बीच का जो कोण है वो है 60 अंश। तो जो इनका F नेट होगा वो 30 अंश के कोण से होकर के निकलेगा, ठीक है। उनके बीच का एंगल क्या होगा, 30 अंश। तो जो F नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा F√3, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वो होगा 30 अंश और F नेट होगा F√3। अब हम बात करते हैं ऐसे सदिशों के बारे में जो कि संरेखीय हों, अर्थात एक ही सरल रेखा पर हों। तो इस कंडीशन में ये सही बात नहीं है कि जो दोनों समान होने चाहिए। F1 और F2 भी हो सकते, मतलब दोनों असमान भी हो सकते हैं, उनका जो परिणामी है वो अलग अलग भी हो सकता है। तो F नेट जो होगा वो सिंपल F1 प्लस F2 के बराबर होगा, ठीक है। इस केस में ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों बल समान हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में।